तो आज की हमारी चर्चा का विषय है अन्ना हजारे। जी। हमारे पास उनके जीवन, उनके काम और उनके संघर्षों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर समझे कि कैसे वो एक सैनिक से सामाजिक कार्यकर्ता बने। बिल्कुल, और ये यात्रा काफी अनोखी है। हाँ, उनके काम करने के तरीके क्या थे, उनका असर कैसा रहा, उन्हें आधुनिक गांधी तक कहा गया। और 2011 का वो जन लोकपाल आंदोलन, वो तो खैर कौन भूल सकता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने, मतलब बिना किसी राजनीतिक पद के, व्यवस्था बदलने के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सही बात है। उनके तरीकों में क्या खास था, ये समझना जरूरी है। तो शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से करें। हाँ, ठीक रहेगा। किसन बाबूराव हजारे। जन्म हुआ 1937 में महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि में। जी। फिर 1960 के आसपास वो सेना में भर्ती हुए, ड्राइवर थे। हाँ, और 1965 की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया। वो एक घटना बताते हैं अक्सर कि वो मौत के मुंह से बचकर निकले थे। अच्छा। लेकिन शायद एक और अहम मोड़ था उनके जीवन में। वो किताब वाला किस्सा। हाँ, वही। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद पर एक किताब खरीदी। कहते हैं कि उस किताब ने उन्हें जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। हाँ, और ये बात गौर करने लायक है। जी। देखिए, एक तरफ सेना का 15 साल का कठोर अनुशासन, हाँ। और दूसरी तरफ विवेकानंद का वो कर्म योग का दर्शन, मतलब निस्वार्थ सेवा। तो इन दोनों का मेल, हाँ, शायद इसी मेल ने उनके बाद के जो सत्याग्रह थे, जो अनशन थे, उनको वो एक नैतिक बल दिया, वो दृढ़ता दी। सही। उनका तरीका सिर्फ विरोध करना नहीं था, उसमें आत्मशुद्धि और अनुशासन का भी बड़ा महत्व था। और फिर जब वो सेना से रिटायर होकर अपने गांव लौटे, यस सर, रालेगान सिद्धि, जी, उस समय तो गांव की हालत सुना है काफी खराब थी, सूखा, गरीबी। बिल्कुल। और तब उन्होंने जो काम शुरू किया वो अपने आप में एक मिसाल है। जैसे पानी बचाने के लिए लोगों को साथ लेकर श्रमदान करना, जल संरक्षण। हाँ, वो वाटरशेड मैनेजमेंट। बिल्कुल। फिर शराबबंदी के लिए मुहिम चलाई, गांव वालों को एकजुट किया। शिक्षा पे भी जोर दिया उन्होंने। हाँ, और ग्राम सभा को मजबूत किया, पारदर्शिता लाना कि गांव के फैसले गांव वाले मिलकर लें। तो ये रालेगंज सिद्धि सिर्फ एक सफल गांव का मॉडल नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये अन्ना हजारे के जो व्यवस्था परिवर्तन का विचार है ना, उसका एक जीता जागता सबूत है। अच्छा। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जब लोग खुद फैसले लेते हैं, भागीदारी करते हैं, तो कैसे एक समुदाय आत्मनिर्भर बन सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। तो ये उनके बड़े आंदोलन की नींव जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इसी अनुभव और इसी साख के बल पर वो आगे बढ़े। और फिर आया 2011 का वो ऐतिहासिक जन लोकपाल आंदोलन। हाँ, दिल्ली का जंतर मंतर, फिर रामलीला मैदान। मुख्य मांग थी एक मजबूत जन लोकपाल बिल, मतलब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक स्वतंत्र शक्तिशाली संस्था। जी, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के अधिकारी आए। और लोग कैसे जुड़े, लाखों लोग सड़कों पर थे। हाँ, वो नारे गूंजते थे, मैं अन्ना हूं। भ्रष्टाचार मिटाना है, अन्ना के साथ आना है। सोशल मीडिया पर भी बहुत समर्थन था। ये शायद भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक आंदोलनों में से एक था। इसका असर बहुत गहरा पड़ा। इसने शहरी मध्य वर्ग को, जो अक्सर उदासीन माना जाता है, उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार शायद इतने बड़े पैमाने पर एकजुट किया। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी दिखता है ना? किस तरह का? अन्ना हमेशा कहते रहे, मैं सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ, वो राजनीति से दूर रहे। हाँ, ये उनका स्टैंड हमेशा क्लियर रहा। लेकिन इसी आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख लोग बाद में राजनीति में आए। आम आदमी पार्टी बनी। हाँ, और फिर अन्ना पर भी आरोप लगे कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। लगे थे, बिल्कुल लगे थे। उनके अनशन के तरीकों पर भी सवाल उठे कि क्या ये सरकार पर दबाव बनाने का, ब्लैकमेल करने जैसा है। लेकिन एक बात माननी होगी, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर शायद ही किसी ने शक किया हो। सही कहा। उनका काम सिर्फ लोकपाल तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम सुधार तो था ही। सूचना का अधिकार, आरटीआई, उसे मजबूत करने में भी उनकी भूमिका रही। हाँ, आरटीआई कानून लाने में और फिर उसे प्रभावी बनाने में भी। हाँ, जिससे आम नागरिक को सरकारी कामकाज की जानकारी मिल सके। किसानों के मुद्दे भी उठाते रहे वो। नशा मुक्ति, शिक्षा, ये सब उनके एजेंडे में रहा। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान भी मिले। हाँ, 1992 में पद्म भूषण और उससे पहले 1990 में पद्मश्री। जी, उनका एक कथन बहुत मशहूर है, परिवर्तन लाना है तो पहले खुद बदलो। बिल्कुल, और ये उनके जीवन में दिखता भी है। सादगी से रहना, अनुशासन का पालन करना। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, एक सैनिक से समाज सुधारक बनने का सफर।
हाँ, रालेगण सिद्धि जैसा मॉडल खड़ा करना, जमीनी स्तर पर बदलाव फिर जन लोकपाल जैसा इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना, और हमेशा सत्ता की राजनीति से एक दूरी बनाए रखना। यही अन्ना हजारे की पहचान है शायद। हाँ, उनकी खासियत यही है कि उन्होंने बिना किसी राजनीतिक पद या ताकत के सिर्फ अपने नैतिक बल और जन समर्थन के आधार पर व्यवस्था को चुनौती दी। उनका तरीका क्या था? गांधीवादी सिद्धांतों का पालन। हाँ, उसमें गांधीवादी सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह तो थे ही, लेकिन साथ में आज के जमाने की जो सामाजिक एकजुटता है, जो मोबिलाइजेशन है, उसका भी मिश्रण था। तो हमने देखा कि कैसे ये पूरी यात्रा रही, कैसे रालेगण सिद्धि मॉडल बना, कैसे जन लोकपाल आंदोलन ने देश को एक तरह से झकझोरा। जी, उनकी विरासत यकीनन जटिल है, उसमें सफलताएं भी हैं और कुछ अनसुलझे सवाल भी पीछे रह जाते हैं। और यहीं पर शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात हम छोड़ सकते हैं। क्या? कि अन्ना हजारे का व्यवस्था परिवर्तन पर इतना जोर देना, लेकिन सक्रिय राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखना, उनकी ये जो विरासत है, वो आज के समय में जब भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अभी उतने ही गहरे हैं, तो ऐसे में गैर राजनीतिक आंदोलनों की ताकत कितनी है और उनकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है।